तो हिमाचल जी की सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लगभग 4 बुक्स के कंटेंट का जो निचोड़ है वो कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी क्लास 2 या क्लास 3 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कंटेंट है ये जो सीरीज़ है ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी। कोई दूसरी बुक या फिर कोई और रिसोर्सेज आपको हिमाचल जी के लिए कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी क्लास 1 एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो कंटेंट है ये सफिशिएंट है, बट फिर भी आप चाहें तो कोई दूसरे रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। अब ये 4 बुक्स कौन कौन सी हैं? पहली है द वंडरलैंड, सेकंड बुक आ गई हिमाचल दर्पण, थर्ड है जोगता अकेडमी और फोर्थ बुक आ गई करुण भरमौरिया। तो आप सभी को पता होगा ये बुक्स जो है वो द बेस्ट है हिमाचल जीके के लिए। तो इन सभी के कंटेंट का निचोड़ हम यहाँ पे कवर करेंगे और अगर कुछ बच भी जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि ज़रूरी है एग्जाम के लिए, तो वो मैंने खुद की रिसर्च से यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल के। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिलासपुर की ज्योग्राफी और कुछ बेसिक्स कवर किए थे। आज की वीडियो में हम लोग बिलासपुर की हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरीके से बिलासपुर की स्थापना यानी कि कहलूर की स्थापना की जाती है बीरचंद चंदेल के द्वारा, कैसे इस रियासत का नाम कहलूर पड़ता है। तो देखिए, बीरचंद चंदेल जिन्होंने इस रियासत की स्थापना की थी तो वो हरिहर चंद के बेटे थे। हरिहर चंद के जो है 5 बेटे थे, गोविंद चंद, बीरचंद, गंभीर चंद, कबीर चंद और सबीर चंद। तो इन सभी बेटों ने जो किसी न किसी रियासत की स्थापना की और एक बेटे की यहाँ पे जो है मौत हो जाती है सबीर चंद की। तो ये सारी स्टोरी देखते हैं कि क्या ये पूरी स्टोरी है इसके पीछे। तो देखिए, जब तक बिलासपुर यानी कि कहलूर की स्थापना नहीं हुई थी तब तक उस टेरिटरी पे किनका राज हुआ करता था? छोटे छोटे ठाकुरों और राणाओं का। ये जो है छोटे छोटे कबीलों के सरदार हुआ करते थे। तो बाद में क्या किया, बीरचंद ने इन सभी टेरिटरीज को जीता और एक बड़ी रियासत की स्थापना की, कहलूर। तो कैसे इसका नाम कहलूर पड़ा, आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हरिहर चंद जो है वो, इनके 5 बेटे थे। हरिहर चंद कहाँ से बिलोंग करते थे? बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश। हरिहर चंद जो है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की एक रियासत है, चंदेरी रियासत, उसके राजा थे। और ये अपने 5 बेटों के साथ जो है हिमाचल घूमने के लिए आए थे। तो इनके 5 बेटों ने किसी न किसी रियासत की स्थापना कर दी। जैसे गोविंद चंद जो सबसे बड़े बेटे थे, इन्होंने क्या किया, जो एंसेस्ट्रल किंगडम होता है, पुश्तानी जो किंगडम था वहीं पे चंदेरी में, तो इन्होंने वो संभाल लिया। बीरचंद चंदेल ने क्या किया, इन्होंने कहलूर यानी कि बिलासपुर की स्थापना कर दी। गंभीर चंद जो तीसरे नंबर के बेटे थे, तो उन्होंने चनेरी रियासत की स्थापना की और कबीर चंद ने कुमाऊं रियासत की स्थापना की। अब देखिए, जो 5वें बेटे हैं ना इनके सबीर चंद, तो इसका जिक्र आपको ज़्यादातर बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि इनकी जो है मौत हो जाती है जब ये शुरुआत में ही आते हैं हिमाचल। तो होता क्या है कि कांगड़ा के राजा थे, इन्होंने इन सभी को जो है इनवाइट किया टेंट पैकिंग कंपटीशन के लिए। अब ये टेंट पैकिंग कंपटीशन क्या होता है, इस तरह से घोड़े पे ये कंपटीशन किया जाता है। घोड़े पे दौड़ते हुए जो आपको जाना होता है तलवार हाथ में लेके, और ये जो टारगेट होता है इसको उठा के तलवार से और फिनिश लाइन तक लेके जाना होता है। तो कुछ इस तरह का कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन के दौरान होता क्या है कि सबीर चंद की मौत हो जाती है। अब ये बाकी के जो 4 भाई थे, ये इस चीज़ का जिम्मेदार जो है वो कांगड़ा के राजा को ठहराते हैं। अब इसी वजह से इनके बीच में एक लड़ाई भी होती है जिसमें कांगड़ा के राजा को हरा दिया जाता है। और फिर इसके बाद ये 4 भाई जो है डिसाइड करते हैं कि ये यहीं पे अपनी रियासत बसाएंगे। बड़े भाई जो है गोविंद चंद, वो चले जाते हैं वापस चनैनी पुश्तानी जायदाद संभालने के लिए, पुश्तानी राजपाट संभालने के लिए, और बाकी यहीं पे रियासतों की स्थापना कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए किस तरीके से कहलूर रियासत की स्थापना होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, बीरचंद जो है वो घूमने के लिए आए थे हिमालयास। फिर उसके बाद होता क्या है, एक दिन बीरचंद को जो है एक चट्टान के नीचे देवी दुर्गा की जो है मूर्ति मिलती है। और फिर कुछ दिन बाद यहीं पे एक गुज्जर आते हैं, कहलू नाम था जिनका। तो ये क्या देखते हैं कि उस चट्टान के ऊपर एक बकरी थी, ठीक है। उस बकरी का शिकार करने की कोशिश कर रहा था एक तेंदुआ। तो होता क्या है, काफ़ी चमत्कारी रूप से बकरी जो है इस तेंदुए के अटैक को डिफेंड कर रही होती है। तेंदुआ 3-4 बार अटैक करता है बट इसका शिकार नहीं कर पाता। तो कहलू गुज्जर भी ये चीज़ देख के हैरान होता है, ये चमत्कार देख के। और ये जो है कहलू नाम के गुज्जर, ये बीरचंद चंदेल को जब इस स्टोरी को सुनाते हैं तो बीरचंद जो है काफ़ी इंप्रेस होते हैं। उनको विश्वास हो जाता है कि ये जगह जो है कुछ चमत्कारी है। इनको इससे पहले यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति भी मिल चुकी थी। तो फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसी जगह पे अपनी रियासत बसाएंगे। फिर इसके बाद देखिए होता क्या है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ये किले का निर्माण करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, रुंड के ठाकुरों को हराते हैं और वहाँ पे एक किले का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम रखा जाता है कोट कहलूर। तो ये कहलूर, इस किले का नाम भी कहलू गुज्जर के नाम पे ही रखा गया था और इस रियासत का नाम भी कहलू गुज्जर के नाम पे ही पड़ता है। आगे इस रियासत का नाम भी कहलूर कर दिया जाता है। तो कैसे नाम पड़ता है देखते हैं। तो देखिए,
बीरचंद चंदेल ने रून के ठाकुरों को हराया और वहाँ पे कोट कहलूर का निर्माण करवा दिया। अब हमने पहले भी पढ़ा था ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कि कोट कहलूर कहाँ पे देखने को मिलता है, नैना देवी हिल में। तो नैना देवी हिल में ही इन्होंने जो देवी दुर्गा की जो इनको मूर्ति मिली थी, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नैना देवी टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, बीरचंद चंदेल ने। और बाकी जो भी मैंने अभी रियासतें बताई इनका नाम भी याद रख लीजिए, किस रियासत की स्थापना किसने की थी। बीरचंद ने तो आपको पता चल गया कि कहलूर रियासत की स्थापना की, जिसका नाम जो बाद में दीपचंद के द्वारा व्यासपुर कर दिया जाता है। गंभीर चंद ने स्थापना की चन्हेनी रियासत की। कबीर चंद ने स्थापना की कुमाऊं रियासत की। और ये भी पूछ सकते हैं कि नैना देवी टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था बीरचंद चंदेल ने। अब देखिए कोट कहलूर भी इन्होंने ही निर्माण करवाया था इसका, और इसका नाम रखा गया था कहलू गुज्जर के नाम पे। अब देखिए जब ये नैना देवी का मंदिर बनवाते हैं तो उसके नीचे ही डिसाइड करते हैं कि यहीं पे ये अपनी जो वो राजधानी बनाएंगे, यहीं पे अपनी जो रियासत बसाएंगे। तो उसके बाद जो है स्थापना होती है कहलूर रियासत की, और कहलूर रियासत का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया, कहलू गुज्जर के नाम पे। देखिए इसका कोई जो हमें एविडेंस तो ऐसा नहीं मिला है कि यही जो है स्टोरी रही होगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आगे जो छठे राजा है काहल चंद, तो उनके नाम पे जो इस रियासत का नाम रखा गया कहलूर। बट काफ़ी लोग ये मानते हैं कि कहलू गुज्जर के नाम पे जो इस रियासत का नाम कहलूर रखा गया। तो हम भी यही स्टोरी मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे नहीं मिले हैं बिलासपुर में। बहुत सी लड़ाई हुई यहाँ पे, तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गए, या फिर कुछ लोग जो है साथ में ले गए, जो उस टाइम के जो सल्तनत के लोग हुआ करते थे। तो काफ़ी यहाँ पे जो है लड़ाइयाँ हुई, तो बहुत से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो नष्ट हो गए। तो देखिए जो भी हमें लिटरेरी रिसोर्सेज मिले हैं उसी की स्टोरी को हम सच मानेंगे। वैसे लिटरेरी रिसोर्सेज की जो जितनी भी वो प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं, तो उनको जो है हिस्टोरियन 100% ट्रू नहीं मानते हैं। बट हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स तो मिली नहीं है बिलासपुर में, तो इसी चीज़ को सच मानना पड़ेगा हमें। तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है वो ये माना जाता है कि कहलूर रियासत की स्थापना की गई थी 697 AD में। और हचिंसन और वोगल ने भी एक बुक लिखी है, तो इनका ये मानना है कि कहलूर रियासत की स्थापना लगभग 900 AD के आसपास हुई थी। तो जो आपको ठीक लगे आप वो याद रख सकते हैं, आंसर्स के अकॉर्डिंग वो टिक कर सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये चीज़ पूछ ली जाएगी। अब देखिए इस पर्टिकुलर टेम्पल नैना देवी टेम्पल के बारे में जो है कुछ और माइथोलॉजीज भी प्रचलित हैं, जिनको पौराणिक कथाएँ कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब सती देवी की मृत्यु हुई थी तो भगवान शिव जो है उन्होंने उनको उठा के और तांडव करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस वजह से सभी देवी देवता जो परेशान हो गए, और उनको ऐसा लगने लगा कि इस तरीके से जो पूरी सृष्टि है वो नष्ट हो जाएगी। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं उस समय पे, देवी सती को जो है वो अपने सुदर्शन चक्कर से कुछ टुकड़ों में काट देते हैं। तो देवी सती की बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको हिमाचल में और पूरे इंडिया में जो है अलग अलग जगह पे स्थापित किया जाता है, ताकि लोग उनके जो है वो बाद में भी दर्शन कर सकें, आम लोग जो है। तो देखिए अलग अलग बॉडी पार्ट जो वो अलग अलग जगह पे पूरे इंडिया में स्थापित किए गए। 51 जगह पे जो वो ये बॉडी पार्ट स्थापित किए गए, जिसको आज आप जो शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो उनमें से 5 शक्तिपीठ जो आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेंगे, कहीं पे 5 दिया कहीं पे 8 दिया है, तो 5 ही याद रख लीजिए। तो उनमें से एक है नैना देवी टेम्पल, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नैना देवी के जो नयन हैं, आइज़ हैं, वो वहाँ पे गिरी थी जब भगवान विष्णु ने उनकी बॉडी पार्ट्स को जो काट के अलग अलग जगह पे स्थापित किया था। तो ये कुछ माइथोलॉजीज़ हैं, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं, बट आपको स्टोरीज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ऐसे ठीक रहता है याद करने के लिए। अब देखिए हमें कौन कौन से लिटरेरी या फिर लिखित रिसोर्सेज जो मिले हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गैजेटियर। तो ये बुक्स जिन्होंने भी लिखी हुई हैं इसके लिए अलग से एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मैं हर एक बुक और कौन उसके राइटर है वो अलग से कवर करूँगा। अभी देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद। तो इन 2 बुक्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो बुक्स हैं ये लिखी गई थी गणेश सिंह के द्वारा, और ये गणेश सिंह जो वो बिलासपुर के दरबारी थे उस समय के। ये जो दोनों किताबें लिखी गई चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद, तो ये लिखी गई हीरा चंद के टाइम पे, राजा हीरा चंद से 1857 से लेके 83 तक इनका जो वो राजकाल रहा। तो उस दौरान जो है गणेश सिंह ने इन 2 किताबों को लिखा था, चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद। याद रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी हचिंसन एंड वोगल ने। यहाँ से भी बहुत सारी हिस्ट्री जो बिलासपुर की हम डिराइव करते हैं।
तो इसके बाद देखिए होता ही है, बीरचंद का जो कार्यकाल है काफ़ी लंबे समय तक रहा और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे टेरिटरी जो वो अपने अधीन की, जैसे बागल, कुनिहार, बेजा वगैरह हो गया। तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए बीरचंद के बाद कौन कौन से राजा आते हैं, और नेक्स्ट जो राजा है बीरचंद के बाद वो थे उदरन चंद, फिर जसकरण चंद, मदन ब्रह्मचंद और आहल चंद। तो इन सभी राजाओं के बारे में इतनी कुछ हमारे पास जानकारी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इनके बारे में पढ़ना, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आगे पांचवें राजा आहल चंद, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट किंग आते हैं इनका नाम है काहल चंद। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा, बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कोट कहलूर का नाम भी इनके नाम पे ही पड़ा, काहल चंद के नाम पे, और कहलूर रियासत का नाम भी इनके नाम पे ही पड़ा, जो कि काफ़ी हद तक सेंस भी बनाता है। काहल चंद राजा थे तो उनके नाम पे हो सकता है कि कहलूर रियासत की स्थापना की गई हो, कहलूर का नाम रखा गया हो, बट मैक्सिमम हिस्टोरियंस दूसरी वाली स्टोरी ही मानते हैं, कहलू गुज्जर वाली, तो हम भी वही लेके चलेंगे। बाकी काहल चंद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए वाला फैक्ट। अब इसके बाद देखिए काहल चंद के 4 बेटे थे, अजीत चंद, अजय चंद, तेगचंद और सुचेत चंद। तो इनमें से बड़े बेटे जो है अजीत चंद, इन्होंने स्थापना की हिंडूर रियासत की। हिंडूर जिसको आज हम नालागढ़ के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना अजीत चंद ने की थी। हो सकता है कि ऑप्शंस में सुचेत चंद भी हो, तो सुचेत चंद हमने टिक नहीं करना है। इसकी स्थापना हिंडूर की अजीत चंद ने की थी, और बाद में इन्होंने क्या किया, सुचेत चंद अपने भाई को जो है वो राजा के रूप में राजगद्दी पे बिठा दिया। तो ये स्टोरी याद रखेंगे, सुचेत चंद टिक नहीं करना हमने। स्थापना की बात करें तो अजीत चंद ने जो है हिंडूर यानी कि नालागढ़ की स्थापना की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो किंग आया उनका नाम है श्रृंगार चंद या फिर संगार चंद। तो इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा 1197 से लेकर 1220 AD तक। तो इनके जो है 7 बेटे थे। अब इन 7 बेटों से जो है आगे 7 राजपूत फैमिलीज निकली। कौन कौन सी, दरोल, झंडवाल, संगवाल, घाल, नांगलू, मेघारी और डोकली। तो इनके नाम देख लीजिए एक बार, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग आए, इनका नाम था मेघचंद। अब देखिए मेघचंद जो है ये काफ़ी क्रूअल किंग थे, प्रजा के लिए इतना कुछ इनका खास रवैया नहीं था, तो इसी की वजह से जो है लोग इनसे खुश नहीं थे। फिर क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं इनके अगेंस्ट और इनको जो है फिर कुल्लू भागना पड़ता है, कुल्लू में शरण लेनी पड़ती है। तो देखिए ये मेघचंद जो थे ना, ये संगार चंद यानी कि श्रृंगार चंद के सबसे बड़े बेटे थे, और जनता ने इनको जो वो कुल्लू भागने पे मजबूर कर दिया था। तो होता ये है कि मेघचंद के जो रिलेशन होते हैं अल्तुतमिश के साथ, जो कि उस समय के सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली के, तो अल्तुतमिश के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन से इस वजह से क्या हुआ कि मेघचंद जो है दोबारा राजगद्दी पे बैठ जाते हैं इनकी सहायता से, अल्तुतमिश से। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि मेघचंद जो वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे। इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था 1211 से लेकर 1236 AD तक का। मेघचंद के बारे में ऐसी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो देखिए मेघचंद तो हमें पता चल गया ये इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे। फिर इनके बाद 19वें और 20वें राजा कौन आए, देवचंद और आलमचंद। तो इनके बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास खास अवेलेबल नहीं है, तो इनको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आए अभिसान चंद या फिर अभय चंद। तो देखिए अभयसार चंद या फिर अभिसान चंद इनको कहा जाता है। तो इनका कार्यकाल भी काफ़ी स्वर्णिम रहा, बहुत बहादुर थे ये राजा। तो ये जो कंटेम्प्रेरी थे ये थे सिकंदर लोदी के। ये चीज़ भी हमने याद रखनी है कि अभिसार चंद जो है वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, सिकंदर लोदी के, और इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इनके साथ, सिकंदर लोदी के साथ। बट इनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे टटर खान के साथ। टटर खान जो कि उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे, तो इनके साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, बहुत बार इनकी लड़ाइयाँ भी हुई टटर खान के साथ। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट जो कि याद रखने लायक है वो है यहाँ पे लाहौर वाली। जब अभिसान चंद जो वो लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो आप सभी को पता होगा कि जब राजा लोग जो है वो कहीं निकलते थे टूर पे, तो भेड़ बकरियां वगैरह साथ में लेके जाते थे, दूध वगैरह के काम आती थी। तो एक जगह पे ये रुके हुए थे रेस्ट करने के लिए, टटर खान की आर्मी आती है, और टटर खान की आर्मी क्या डिमांड करती है कि इनको जो वो इनके पशु खाने हैं, उनको मार के खाना चाहते थे, ये लोग मीट खाना चाहते थे। तो अभिसान चंद की आर्मी जो है वो इसी बात को लेके उनके साथ भिड़ जाती है, और ये टटर खान के कुछ लोगों को मार देते हैं वहीं पे। तो इस चीज़ को लेके टटर खान जो है काफ़ी नाराज़ होता है, रिटेलिएट भी करता है, आक्रमण करता है अभिसान चंद के ऊपर। और होता क्या है, अभिसान चंद जो है इनको लड़ाई में मार देते हैं टटर खान को। और आप सभी को पता होगा उस टाइम के जो राजा महाराजा होते थे बहुत दिलेर हुआ करते थे, अगर कोई माफ़ी मांग ले तो माफ़ भी कर दिया करते थे। तो टटर खान के जो बेटे हैं दौलत खान, तो ये इनसे माफ़ी की गुहार लगाते हैं और ये अभिसान चंद इनको माफ़ कर देते हैं, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है
क्योंकि अभिसान चंद को जो है बाद में मरवा दिया जाता है दौलत खान के द्वारा। अभिसान चंद को भी मरवा दिया जाता है और इनके जो बेटे हैं सुंदर चंद, इन दोनों को धोखे से मरवा देता है दौलत खान। तो जो कि मैंने कहा, अब दौलत खान के बाप को मारा था अभिसान चंद ने, तो ये इस चीज़ को भूलने वाला है नहीं और यही गलती करते हैं अभिसान चंद, जिसकी वजह से इनको जो है जान से हाथ गंवाना पड़ता है और इनके बेटे भी जो है वो मारे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूलर आए संपूर्ण चंद। तो देखिए यहाँ पे जो है एक हमें यूनिक किस्सा देखने को मिलता है, एक रेयर इंसिडेंट। एक छोटे भाई के द्वारा जो है राजगद्दी के लिए बड़े भाई को मरवा दिया जाता है। संपूर्ण चंद जो थे ये बड़े भाई थे, इनके छोटे भाई रतन चंद थे। तो रतन चंद ने जो है अपने ही भाई को मार दिया था राजगद्दी के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, जो कांगड़ा के राजा होते हैं उनकी बहन थी इनकी वाइफ संपूर्ण चंद की। तो कांगड़ा के राजा क्या करते हैं, अपने जीजा यानी कि बिलासपुर के जो राजा है संपूर्ण चंद, इनसे कुछ ज़मीन मांगते हैं। तो राजा तो राज़ी हो भी जाते, बट रतन चंद जो है इसके अगेंस्ट थे कि हम ज़मीन नहीं देंगे, और इसी के लिए जो है इनके बीच में लड़ाई होती है और रतन चंद जो है बड़े भाई को मरवा देते हैं यहाँ पे संपूर्ण चंद को, और खुद राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। तो हिंदू राजाओं के बीच में ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो ये एक यहाँ पे जो वो इंसिडेंट देखने को मिलता है हमें। अब इसके बाद कार्यकाल आता है रतन चंद का, 1400 AD में जो ये राजा बने। तो देखिए अपने जीजा की मौत का बदला लेने का तो डेफिनेटली सोचेंगे कांगड़ा के राजा, तो क्या करते हैं अपने जीजा की मौत का बदला लेने के लिए आक्रमण करते हैं रतन चंद के ऊपर। तो इनका साथ देते हैं सुकेत के राजा, बट होता नहीं है कुछ। रतन चंद जो है वो इनको भी हरा देते हैं, क्योंकि रतन चंद जो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे उस टाइम के। इनकी अलाई जो है काफ़ी अच्छी थी दिल्ली के साथ भी और आसपास के जो भी एरियाज हैं उनके साथ भी। तो ये हरा देते हैं कांगड़ा के और सुकेत के राजा को, दोनों को इकट्ठे। तो काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा रतन चंद का, और दिल्ली के साथ भी जैसे कि मैंने कहा काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इनके। रतन चंद को एक और चीज़ स्लेयर ऑफ लॉइन भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी हम याद रखेंगे, यानी कि शेर को मारने वाला। तो हो सकता है अपने टाइम में इन्होंने शेर वगैरह मार रखे होंगे, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। स्लेयर ऑफ लॉइन किस राजा को कहा जाता है, बिलासपुर के रतन चंद। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं नरेंद्र चंद। तो देखिए इनके बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट याद रखने लायक नहीं है। नरेंद्र चंद जो है वो इनके रतन चंद के बड़े बेटे थे, और इसके अलावा एक और इनके भाई थे मियाँ मिट्टू। इतना देख लीजिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे रूलर आते हैं वो है फतेह चंद, पहाड़ चंद, रामचंद और उत्तम चंद। तो इनके बारे में भी कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है हमारे पास, तो इनको भी स्किप कर सकते हैं, नाम देख लीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद 29वें रूलर जो आए, इनका नाम है ज्ञानचंद, या फिर इनको आयाम चंद के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ज्ञानचंद से सीधा आयाम चंद, ये क्या स्टोरी है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो पंजाब के वायसरॉय हैं, सिरहिंद के जो वायसरॉय थे, तो ये इनको हराते हैं और फिर इनको जब बाद में इस्लाम कबूल करना पड़ता है, तो इस वजह से इन्होंने बाद में नाम जो चेंज कर लिया था। 1570 AD से इनका कार्यकाल शुरू होता है, और ये जो ज्ञानचंद या आयाम चंद थे ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। अकबर का कार्यकाल 1556 से 86 तक रहा था, आपको सभी को पता होगा। तो देखिए होता क्या है, ज्ञानचंद की जो है वो मतलब आसपास की जो स्टेट्स थी इनके साथ इतनी नहीं बनती थी। इनका जो रवैया था छोटी स्टेट्स के लिए तो इतना अच्छा नहीं था। तो जो छोटी स्टेट्स थी इनके रूलर्स ने क्या किया, सिरहिंद के जो वायसरॉय थे उस टाइम पे, इनके साथ ये गुहार लगाते हैं, और फिर सिरहिंद के वायसरॉय राज़ी हो जाते हैं इनके साथ बैटल करने के लिए। तो सिरहिंद के वायसरॉय अटैक करते हैं ज्ञानचंद के ऊपर और ये इनको बैटल में हरा देते हैं। तो होता क्या है, ये इनको मारते नहीं उस टाइम पे। सिरहिंद के वायसरॉय इनको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर आप चाहें तो अपनी जान बचा सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और उनकी बेटी के साथ, सिरहिंद के जो वायसरॉय उनकी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो ज्ञानचंद भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए मान लेते हैं कि अभी हालात की डिमांड यही है, तो राज्य भी बचाया जा सकता है इस चीज़ को करके, तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और इनके साथ साथ इनके जो 2 बेटे थे रामचंद और भीमचंद, ये भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बट इनके जो बड़े बेटे ना बीकचंद, या जिनको बिक्रमचंद भी कहा जाता है, तो ये इस्लाम कबूल करने से मना कर देते हैं, और इसी वजह से इनको जो है भागना पड़ता है वहाँ से सुनानी की तरफ। और बाकी ज्ञानचंद के रिगार्डिंग हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि इनकी जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है। तो ज्ञानचंद का मकबरा कीरतपुर पंजाब में स्थित है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और किस तरीके से ज्ञानचंद ने अपना जो धर्म परिवर्तन किया वो स्टोरी भी याद रखेंगे। और इनके साथ साथ इनके दोनों बेटों रामचंद और भीमचंद ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट कौन खड़े हुए थे, विक्रमचंद। तो काफ़ी बहादुरी से जो है इन्होंने अकेले मतलब इनका सामना किया, और आगे फिर जो है ये अपना जो राजपाट है संभाल लेते हैं विक्रमचंद। तो आज के वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो आई होप जो भी मैंने अभी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ ही अब इसके बाद राजा बचे हैं, विक्रमचंद आ गया और लगभग 44 किंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उनको कवर करके थोड़ा बहुत इकोनॉमी सेक्शन देखेंगे और थोड़े बहुत आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट, और यहाँ पे फिर बिलासपुर वाला चैप्टर जो हमारा वो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छे से बिल्कुल समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही डिटेल में चीज़ों को पढ़िए, तो डेफिनेटली जो भी एग्ज़ाम होगा तो हिमाचल जीके का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे। तो आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा सेशन। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 2 या क्लास 3, जैसे JOIT हो गया, क्लर्क हो गया, पुलिस कांस्टेबल, JBT वगैरह, या फिर पंचायत सेक्रेटरी, तो इसके रिगार्डिंग दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी। जैसे ही इसके रिगार्डिंग सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चंबा से बिलोंग करते हैं तो चंबा के लिचौड़ी में जो है वो ऑफलाइन एकेडमी भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप हेल्पफुल रहा होगा सेशन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एंड करते वीडियो को यहीं पर। थैंक यू सो मच।